नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में। इसी वीडियो में जानेंगे एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, इस समय हमें क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं और किस वजह से यानी क्या कारण रहते हैं जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जिक अस्थमा होता है, और किस तरीके से यानी प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं एलर्जिक अस्थमा की, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी जानकारी आज इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन सभी इंफॉर्मेशन का सही से फायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम है एलर्जिक अस्थमा, यानी एलर्जिक यानी एलर्जी, एलर्जन, इस तरीके से जो भी एलर्जी होती है हमारे विंड पाइप में, एयर पाइप्स में, जिस एयरवेज में जिनसे हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में, रेस्पिरेटरी फंक्शन में, तो उसी को हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। जब हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, तो इसको हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, किसी एलर्जी की वजह से जो अस्थमा हमारे शरीर में डेवलप्ड होता है। अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं जो हमें एलर्जिक अस्थमा में दिखाई देते हैं। एलर्जिक अस्थमा की जब शुरुआत होती है तो हमारी आंखों में हमें बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे सकता है, आंखों में खुजली हो सकती है और आंखों में रेडनेस आ सकती है। इसी तरीके से नाक बंद हो जाना, नाक में खुजली होना और नाक में हल्की सी लाली आ जाना, ये भी एलर्जिक अस्थमा के शुरुआती लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ हमें एलर्जिक अस्थमा में जो मेनली सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो ये होता है कि हमें खांसी बहुत बार बार आती है, रात को बहुत खांसी आती है, सुबह बहुत खांसी आती है, रात को सोते समय जब हम लेटते हैं तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारी वो तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब हम लेटते हैं फिर वो तकलीफ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी तरीके से चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है, एयरवेज में बहुत ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, बलगम हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी आपको किसी प्रकार की एलर्जी भी हो सकती है। जब सांस लेते हैं तो बड़ी अजीब सी आवाज़, गरगराहट सी आवाज़ आती है, साए साए आवाज़ आ सकती है। तो ये कुछ लक्षण रहते हैं जो एलर्जिक अस्थमा में हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इसके कारण की भी बात कर लेते हैं, किस वजह से एलर्जिक अस्थमा होता है। तो इसके मेनली दो कारण होते हैं, एक आपका जेनेटिक और एक होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसकी वजह से आपको एलर्जिक अस्थमा होता है। जेनेटिक्स में अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक मेंबर को अस्थमा है तो इसके 25% चांसेस होते हैं कि आपको अस्थमा हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है, मदर एंड फादर को, तो इस सिनेरियो में चांसेस हो जाते हैं 50%। लेकिन हम इन चांसेस को इस तरीके से देखते हैं कि 75% चांसेस हैं जब आपके पेरेंट्स में से किसी एक को अस्थमा होता है कि आपको अस्थमा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड देखना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से 50% चांसेस हैं कि आपको अस्थमा नहीं होगा अगर आप अपने आप को उन एलर्जन से बचा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में जो मैं कारण बता रहा हूं, अगर आप इनसे अपने आप को बचा लेते हैं तो आप अस्थमा से बच सकते हैं। अब कौन से हैं वो कारण? तो एक तो जेनेटिक हो गया। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर वाले ट्रिगरिंग पॉइंट्स की जो आपके शरीर में एलर्जिक अस्थमा को डेवलप करते हैं। इसमें आपका डस्ट आ जाता है, एयर में पॉल्यूशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है सर्दियों के मौसम में, तो वो आ जाता है। एनवायरमेंटल में चेंज, जैसे रेनी सीजन आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो जब मौसम बदलता है उस समय अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है या अस्थमा डेवलप हो जाता है। डस्ट हो गया, अगर आप घर में पैट्स को पालते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनके जो बाल होते हैं उसकी वजह से भी एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं तो कुछ केमिकल्स की वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है। या फिर एक कॉमनली एक काम देखा जाता है सर्दियों के मौसम में रजाई भरने का, तो उस समय बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो उन लोगों को अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से जब मौसम बदलता है, फसल उगती है, तो जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनसे अस्थमा डेवलप हो सकता है, ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। स्मोकिंग भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। अगर आप स्मोक करते हैं या आपके आसपास कोई और स्मोक करता है तो उससे भी आपको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। अब ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में एलर्जिक अस्थमा कैसे डेवलप कर रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई भी एलर्जन जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक केमिकल रिएक्शन करता है जो इम्यूनोग्लोबिन ई, IgE को
प्रोड्यूस करता है एक अच्छी अमाउंट में, जो फाइट करते हैं आपके इन एलर्जन को डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन जब आईजीई बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं तो ये आपकी बॉडी में हिस्टामाइन के लेवल को बढ़ा देते हैं, और इससे क्या होता है, आपके जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनके एयरवेज का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है, और यही बन जाता है आपका एलर्जिक अस्थमा। कारण आपको समझ आ गए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो मैं अपनी ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में बोलता हूं कि अगर हम कारण पर काम कर लेते हैं तो हम प्रिवेंशन भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। आसपास कोई स्मोकिंग करता है, आप उनसे दूर हो जाएं। या जैसे रजाई वाला काम है या केमिकल फैक्ट्री वाला काम है, अगर आप उसे छोड़ सकते हैं तो बेस्ट है। अगर उसे चेंज नहीं कर सकते तो आप डबल मास्क पहने, घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, डबल मास्क पहने जब भी बाहर निकलते हैं डस्ट में। और इसी की तरह जब भी आप कुछ बाहर से खाना खाते हैं तो थोड़ा हाइजीनिक फूड खाएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, उनको अच्छे से वॉश करके खाएं। ये कुछ छोटी मोटी प्रिवेंशंस हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को एलर्जिक अस्थमा से बचा सकते हैं। कोई ऐसी प्रिवेंशन टिप नहीं दी गई है इस वीडियो में जिसे आप फॉलो नहीं कर सकते। बहुत इजीली आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को एलर्जिक अस्थमा से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अक्सर हम देखते हैं जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जिक अस्थमा होता है वो स्टेरॉइड्स का इंटेक करना शुरू कर देते हैं डॉक्टर की मदद से, या फिर इनहेलर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। स्टेरॉइड्स अगर आप लंबे समय तक खाते हैं तो इससे आपकी किडनी, लीवर और बॉडी के दूसरे हिस्सों पर भी इफेक्ट पड़ता है, और रिजल्ट क्या होता है, आपके बॉडी पार्ट्स, दूसरे बॉडी पार्ट्स भी इफेक्ट होने लग जाते हैं और उनकी भी वर्क एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। और इसी के साथ साथ जब आप इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो इनहेलर आपके एयरवेज को ओपन तो करता है थोड़े से समय के लिए, और आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, आपका अस्थमा और बढ़ता रहता है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ ट्रीटमेंट, अगर आप अस्थमा को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप भारत होम्योपैथी का कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट टू पेशेंट अलग मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि हर पेशेंट का रूट कॉज अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मेडिसिन सेम कैसे हो सकती है? भारत होम्योपैथी में हर पेशेंट को उसके बिहेवियर, उसके सिम्टम्स को देखते हुए और उनके शरीर में जो कारण बना है अस्थमा का, उनको देखते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और हमारे कई पेशेंट ठीक होते हैं। अगर आप भी एलर्जिक अस्थमा को फेस कर रहे हैं या किसी भी टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। साथ ही आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।